मस्जिद कमेटी का शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया आपके सामने कुछ बातें रखने का। सबसे पहले मैं अपना तारुफ दे देता हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ इस मोहल्ले में, तो बहुत से लोग मुझे जानते नहीं हैं। मैं हाल ही में अमन प्राइड में मैं रहने के लिए आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साबिर पठान है और मैं भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेमिनरी हिल्स पे है, जो हमारी IBM मस्जिद के ऊपर हम जब जाते हैं राइट हैंड साइड पे पड़ता है, उसमें एज ए डायरेक्टर हूँ जियो फिज़िक्स में। शकील साहब ने मुझसे बोला था कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ बातें जो लोगों को नहीं मालूम है वो पहुँचाएं या कोशिश करें पहुंचाने की, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जियोलॉजी के बारे में अगर किसी से बोलेंगे तो सब लोग जूलॉजी समझते हैं। जियोलॉजी और जूलॉजी में बहुत फ़र्क है। जूलॉजी जो है वो जो एनिमल या प्राणी विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, और जियोलॉजी जो है जो अर्थ साइंस है। अर्थ साइंस मतलब भू विज्ञान, मतलब हमारी जो ज़मीन है उससे रिलेटेड जो साइंस है उसको जियोलॉजी कहते हैं। और ये जो जियोलॉजी है ये एक प्योरली साइंस सब्जेक्ट है, और अच्छी बात ये है कि इसमें सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है। मतलब इसमें आपको केमिस्ट्री भी मिलेगी, इसमें आपको फिज़िक्स भी मिलेगी, इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगी, इसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो बड़ी खूबसूरती है सब्जेक्ट की और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर मैं आपको बताने बैठूं तो ये 2-4 घंटे भी कम लगेंगे। मेरे पास 25 मिनट का टाइम है, कोशिश करूंगा उसके बारे में बताने के, और क्या प्रोस्पेक्ट हैं इस सब्जेक्ट में। अगर कोई पढ़ाई करता है या कोई इस सब्जेक्ट को लेके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उसको आगे फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूँगा। 25 मिनट है, कोशिश करता हूँ, छोटा सा बना के लाया हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है नागपुर में 2 जगह ग्रेजुएशन होता है इस सब्जेक्ट में। एक है मोहता साइंस कॉलेज और दूसरा है शिवाजी साइंस कॉलेज। यहाँ से ग्रेजुएशन होता है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जो भूविज्ञान का जो डिपार्टमेंट है, लॉ कॉलेज के बिल्कुल बाजू में बना हुआ है, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। अब बात आती है छोटा सा एक आपको एक, क्योंकि आप लोग बिल्कुल, मेरे को पता है क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है। तो हमारा काम क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग अगले साल 175 साल पूरे करने वाले हैं। 175 ईयर्स हो जाएंगे इंडिया में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम मिनरल्स की खोज करते हैं। हम मिनरल्स मतलब हम आयरन ओर की खोज करते हैं, हम गोल्ड की खोज करते हैं, हम कॉपर की खोज करते हैं, हम एल्युमिनियम की खोज करते हैं, हम कोल की खोज करते हैं। हम इन सारी चीज़ों की खोज करके उसकी एक रिपोर्ट बना के भारत सरकार को सबमिट करते हैं, और भारत सरकार उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो एरिया के ब्लॉक्स बनाती है और उनका ऑक्शन करती है, उनकी नीलामी करती है। तो ये जो काम है अरबों में होता है, करोड़ों में भी नहीं होता है, अरबों में होता है, हज़ारों करोड़ों में होता है। क्योंकि जब एक ब्लॉक ऑक्शन होता है तो 5,000 करोड़, 1,000 करोड़ और उससे भी ज़्यादा। तो ये जो भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण है, ये भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला डिपार्टमेंट है। लोगों को इस बारे में पता नहीं है। जैसे शकील साहब ने भी बोला कि सब लोग 10th के बाद या तो नीट की तरफ जाते हैं या IIT JEE की तरफ जाते हैं, इस तरफ कोई नहीं जाता है। इस तरफ जाने के लिए थोड़ा सा हमको सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए। ये सब नीट और IIT शॉर्टकट रास्ते हैं सक्सेस पाने के लिए, नो डाउट इसमें लोग सक्सेस होते भी हैं और उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा होता है। बट अगर आपको साइंस में जाना है, प्योर साइंस में जाना है, तो आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, हो सकता है आपको डॉक्टरेट भी करना पड़े। तो अगर आप जियोलॉजी लेके पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां आप जा सकते हैं। और गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसी दूसरे सब्जेक्ट, अगर साइंस को, अगर हम साइंस के सब्जेक्ट्स अगर हम देखें
तो जितने भी साइंस के सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो वह है जियोलॉजी में। मैं 2008 में मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था। हमारा जो सिलेक्शन होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है। मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था 2008 में, 2009 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 2010 में मैंने ज्वाइनिंग करी और मेरे लगभग 15 साल होने जा रहे हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था मैं एज ए ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर ज्वाइन किया था। आज मतलब मुझे 15 साल हो गए ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर होते हुए। तो मतलब इस सब्जेक्ट की खूबसूरती ये है, आप मुझे कोई ऐसा एक सब्जेक्ट बता दीजिए जिसमें डायरेक्ट ग्रुप ए में एंट्री होती हो, नहीं होती है। आपका हम लोग जब एंट्री होती है, हमारी एंट्री होती है डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर के जो इक्विवेलेंट है उसके बराबर हमारी एंट्री होती है। आज मेरा जो लेवल है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ एसपी जो होता है शहर का, उसके बराबर मेरा लेवल है। तो ये है सब्जेक्ट की खूबसूरती, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। इसके अलावा आप अगर जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, नीट जो हमारा नेट क्लियर करते हैं या गेट क्लियर करते हैं, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ और इतने सारे कॉलेजेस हैं जहां आपको प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास वैकेंसीज हैं। उसके अलावा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, इंडिया का, वहाँ भी जियोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ भी जियोफिजिस्ट होते हैं। और जब भी कोई मिशन जाता है या मून पे जाएगा या मार्स पे जाएगा, कुछ जाए या ना जाए, जियोलॉजिकल सेंसर ज़रूर जाता है, जियोलॉजी की स्टडी ज़रूर होती है, क्योंकि सबसे पहला एम यही होता है कि वहाँ पर किस तरह के रॉक्स, किस तरह के मिनरल्स हैं। तो इसरो में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो जियोलॉजी वालों का है। इसके अलावा माइनिंग दो जगह होती हैं, एक सेंटर की तरफ से होती है, एक स्टेट की तरफ से होती है। दोनों के बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं और दोनों डिपार्टमेंट्स में जियोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा मांग है। स्टेट की हम बात करें तो एक माइनिंग ऑफिसर होता है, एक माइनिंग इंस्पेक्टर होता है और एक भूविज्ञानिक होता है। तो भूविज्ञानिक का काम होता है सर्वे करना, पता लगाना कहाँ कौन से मिनरल्स हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर जो होता है, ये जो इलीगल माइनिंग होती है, ये रेत की जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है या इलीगल रेत की माइनिंग होती है, उसको पकड़ना। और जो माइनिंग ऑफिसर होता है वो माइनिंग करवाता है। तो ये कलेक्टर के जस्ट पास में, कलेक्टर का राइट हैंड होते हैं ये लोग। आप किसी भी कलेक्ट्रेट में जाइए, आपको जो माइनिंग ऑफिसर है उसका रूम उसके आसपास ही मिलेगा, 2-4 रूम बाजू में मिलेगा आपको। ये लोग राइट हैंड होते हैं कलेक्टर के, क्योंकि सारा का सारा रेवेन्यू तो यहीं से आना है। इसके अलावा WCL हमारे यहाँ नागपुर में ही है, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, उसमें कितने सारे जियोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं उसमें। उसके बाद IBM, ये भी हमारे नागपुर में ही है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसमें भी बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं। और आप मानेंगे नहीं, ये सब टॉप रैंक वाले हैं। इनसे सीधे सेक्रेटरी बात करता है, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी बात करता है। ये नीचे लोगों से बात नहीं होती इनकी, क्योंकि इनका काम ऐसा है, ये वो चीज़ देते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट मतलब हाथों हाथ लेती है, इनको हाथों हाथ लेती है। मॉइल भी अपने नागपुर में ही है। मैं पहले नागपुर के जिक्र कर रहा हूँ, मॉइल भी नागपुर में ही है। यहाँ भी बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यहाँ भी बहुत सारे क्या, मेरे को लगता है 50% जियोलॉजिस्ट ही हैं इसमें, जो कि कहाँ तेल है पता लगाते हैं और उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं। क्वालिटी क्वालिटी जो वहाँ से रॉक सैंपल आते हैं नीचे से, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, कितना % पेट्रोलियम है, कितने % दूसरे मिनरल से, उसके बारे में पता करते हैं। रेलवे में भी बहुत सारे जियोलॉजिस्ट हैं, आपको मालूम नहीं होगा। रेलवे में इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है और कंस्ट्रक्शन का पहला क्राइटेरिया होता है जियोलॉजी। अगर आपको जियोलॉजिस्ट अप्रूव्ड नहीं करेगा तो आप ब्रिज नहीं बना सकते, आप डैम नहीं बना सकते, आप बड़ा रोड नहीं बना सकते। जब तक जियोलॉजिस्ट का साइन नहीं होगा उसमें, तब तक ये काम नहीं हो पाएंगे। तो रेलवे में भी बहुत सारे जियोलॉजिस्ट होते हैं। नालको, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में बहुत सारे, जो मतलब टॉप सेक्रेटरी के पास में जो बैठने वाले लोग हैं। IIT में एक डिपार्टमेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग का,
सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है कि किस तरह से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, किस तरह से रोड्स बनाई जाती हैं, किस तरह से ब्रिजेस बनाए जाते हैं। और उसमें एक सब्जेक्ट होता है जियोलॉजी। तो आईटी में बहुत सारे जो प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स रहते हैं वो जियोलॉजी के होते हैं। एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे यहाँ वीएनआईटी है, जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ सिविल इंजीनियरिंग होती है वहाँ जियोलॉजी का प्रोफेसर या लेक्चरर होता है। जितनी भी कोल्ड फील्ड हैं, ये तो मैंने आपको वेस्टर्न कोल्ड फील्ड के बारे में बताया, नदर्न कोल्ड फील्ड, सेंट्रल कोल्ड फील्ड, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड, नॉर्थ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड, यहाँ सब जगह जियोलॉजिस्ट हैं। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इंडिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने वाली कंपनी। इसमें सबसे ज़्यादा जियोलॉजिस्ट होते हैं। क्यों? कि ये स्ट्रक्चर्स ही बनते हैं हिमालय में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, और जब तक जियोलॉजिस्ट का अप्रूवल नहीं होता है डैम की एक ईंट भी नहीं रखी जाती है। अगर धोखे से भी एक दरार पे अगर डैम बन गया, क्योंकि डैम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, अगर छोटा सा भी गलती हो गई और वो डैम फेलियर हो गया तो वो डैम, वो पैसा तो बर्बाद हो गई होगा, डाउन स्ट्रीम में जितने भी विलेजेस होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो जब तक जियोलॉजिस्ट अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपको डैम आप नहीं बना सकते। CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, जो पूरे इंडिया में जो ज़मीनी पानी है वो कहाँ है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। जैसे आपको चेन्नई का एग्जांपल पता होगा, चेन्नई में ग्राउंड वाटर ही खत्म हो गया, चेन्नई में ज़मीनी पानी खत्म ही हो गया, चेन्नई में अब ज़मीनी पानी नहीं है, आप ट्यूबवेल या बोरिंग करके पानी नहीं निकाल सकते। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का काम है कि ये पता लगाना कि कहाँ कितना पानी है, कितनी जल्दी से डिप्लीट हो रहा है, कहाँ मिलेगा, कहाँ हम आगे कुएं लगा सकते हैं, कहाँ वेल लगा सकते हैं। ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का काम है। इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जियोलॉजिस्ट रहते हैं। जियोलॉजिस्ट ही बताता है कि पानी कहाँ है। मैं आपको एक्चुअली क्या है, मैंने बताया ना टाइम कम है, ये तो मैं आपको बताता कि पानी भी कैसे पता लगाया जाता है। आपको वो पता होगा, नारियल लेके घूमते हैं लोग, नारियल लेके घूमते हैं, डंडी लेके घूमते हैं, डंडी घूम जाती है, नारियल घूम जाता है, वो सब फर्जी है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, ये क्या है? ये दुनिया भर में भूकंप को रिकॉर्ड करती है, खासकर जो इंडिया में होने वाले भूकंप है उनको रिकॉर्ड करती है। तो भूकंप का पता लगाना भी जियोलॉजिस्ट का काम है। अब देखिए वैरायटी, देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है ये। DRDO, डिफेंस का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ जियोलॉजिस्ट होते हैं। और ये जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वहाँ पर ग्राउंड वाटर सर्वे कराया जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से पहले ये पता लगाया जाता है कि वहाँ पानी है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो वहाँ ग्राउंड वाटर कैसे अवेलेबल होगा और लोगों की पानी की ज़रूरत कैसे पूरी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये मैंने आपको ये सब गवर्नमेंट के बताए हैं। अगर आप प्राइवेट के देखेंगे तो वैरायटी है। आप देखिए कितनी सारी माइनिंग कंपनियां हैं। आप गल्फ में देखिए, गल्फ जो ऑयल के लिए जाना जाता है, वहाँ मड लॉगर गलत वर्ड यूज़ हो जाएगा, उसको जियोलॉजिकल लॉगर बोलेंगे। इतनी सारी वैकेंसीज हैं। मेरे को याद है जब मैंने BSc पास किया था तो मेरे को मड लॉगर की पोस्ट मिली थी। मैं सोचा था ये मड मतलब मिट्टी, लॉगर मतलब खोदने वाला। तो मेरे फादर मेरे लिए लेके आए थे, कोई उनके पहचान का था, तो मैंने बोला यार ये मिट्टी खोदने वाले का काम मैं करूँगा जब मैं ग्रेजुएशन। वो मड लॉगर जो होता है, वो जो तेल के कुएं जब खोदे जाते हैं उसमें से जो सैंपल निकलते हैं उनका एनालिसिस करता है, उनका रिसर्च करता है। तो ये है मड लॉगर, उसको जियोलॉजिकल लॉगर बोलते हैं। इतनी सारी वैकेंसीज हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब कितना तेल कुएं, पूरा गल्फ कुएं से भरा हुआ है, तेल के कुओं से भरा हुआ है। हम जाते काहे के लिए? हम वहाँ ड्राइवरी करने के लिए जाते हैं, हम प्लम्बर करने के लिए जाते हैं, और बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है उसके लिए। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप मड लॉगर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके लिए PG करने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 साल का पेशेंस रखना है, मतलब आप 12वीं में आपने क्रॉस करी, 3 साल और पेशेंस रखिए, आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन्वायरमेंट में भी होता है।
जियोलॉजिस्ट बहुत सारे लोग हैं। इन्वायरमेंट का मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बहुत सी जगह फ्लोराइड कंटेमिनेशन होता है, और फ्लोराइड कंटेमिनेशन से जो हड्डियां हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि एक जियोलॉजिस्ट को लगाया जाए और ये पता लगाया जाए कि कौन कौन सी रॉक्स हैं, कौन कौन से ऐसे पत्थर हैं जिसमें फ्लोराइड ज़्यादा है। एक जियोलॉजिस्ट ही बता पाएगा कि फ्लोराइड कहाँ है, और यहाँ अगर फ्लोराइड है तो हमको यहाँ का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हम यूसेज के लिए ले सकते हैं, घर के इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं, लेकिन पी नहीं सकते क्योंकि उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है। तो इन्वायरमेंट में भी जियोलॉजिस्ट का दखल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी एम्पल ऑफ वैकेंसीज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में ही कोई नहीं जानता। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ। जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने एमएससी जियोलॉजी करी है, तो सब लोग ये सोचते हैं एमएससी जूलॉजी करी है। मैंने एमएससी जियोलॉजी करी है और एमटेक रिमोट सेंसिंग करी है। 2 डिग्रियां हैं मेरे पास। 2 मिनट में रिमोट सेंसिंग में भी दूंगा आपको, क्योंकि वो भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें आगे फ्यूचर में। आपको बता देता हूँ, जो नए नौजवान या लड़के बैठे हैं, कि अगर आपको जियोलॉजी लेना है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। 2 मिनट का लगेगा। एक पेट्रोलॉजी होता है, पेट्रोलॉजी जिसमें आप पत्थर की स्टडी, रॉक्स की स्टडी करते हैं। अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं। हम लोग जहाँ बैठे हैं, यह अगर आपको कोई बता सकता है कहाँ हैं हम लोग, किस तरह के पत्थर हैं यहाँ पर है वॉल्केनिक रॉक है। ये सब बेसाल्ट पे हम लोग बैठे हैं, जिसको काला पत्थर बोला जाता है। और ये जो है 6.5 करोड़ साल पहले वॉल्केनो निकला था, बहुत बड़ा ज्वालामुखी निकला था, जिससे ये पूरा पठार बना है। इसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात का कुछ हिस्सा है। 6.5 करोड़ साल पहले ये बना है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ, जिस पे हम लोग बैठे हैं। ये पूरा ज्वालामुखी है जिस पे हम लोग बैठे हैं। काला पत्थर और काली मिट्टी आपको मिलेगी यहाँ पर। अगर थोड़ा और आप जाएंगे तो मुरम मिलेगी, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको हार्ड मैसिव बेसाल्ट मिलेगा, काले कलर। ये पेट्रोलॉजी में ये पढ़ा जाता है। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम जो ज़मीन की बनावट के बारे में पता करते हैं। कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ वैलीज़ हैं, किस तरह के पहाड़ हैं, वो पहाड़ हैं तो क्यों हैं। ये सब नदियों के बारे में पता करते हैं। डेल्टा जो होते हैं समुद्र के किनारे, उनके बारे में पता करते हैं। तो ये सब जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। माइनिंग जियोलॉजी में आपको किस तरह से माइनिंग करनी है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे आप या अंडरग्राउंड माइनिंग करेंगे, और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, ये आपको माइनिंग जियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक जियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है कि मिनरल्स किस तरह से बनते हैं, गोल्ड कैसे बनता है, डायमंड कैसे बनता है, सिल्वर कैसे बनता है तो कहाँ बनता है, आपको कहाँ ढूंढना है। इतनी बड़ी दुनिया है, अगर हम खोदने जाएंगे तो जितना हमको मिलेगा नहीं, उससे ज़्यादा हम खर्च कर देंगे। तो हमको पिन पॉइंट करना है एरिया को, कि कहाँ मिलेगा डायमंड, कहाँ मिलेगा सोना, कहाँ मिलेगी चांदी, कहाँ मिलेगा कॉपर। उसकी टेक्निक्स हैं। तो ये इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। स्ट्रैटिग्राफी एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि लेयर्स, हमारा जो अर्थ है उसको बिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए बने हुए, उसके बाद परतें जमती गई। अगर आप किसी रोड कटिंग में जाएंगे तो आपको परतें मिलेंगी, तो वो परतें की स्टडी करी जाती है कि वो पहली परत कब जमी, दूसरी परत कब जमी, तीसरी परत कब जमी, चौथी परत कब जमी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस ज्वालामुखी पे आप बैठे हैं, इसकी मैक्सिमम थिकनेस जो है 1500 मीटर है। 1500 मीटर से लेकर 1800 मीटर, मतलब लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की थिकनेस है बेसाल्ट की, जिस पे आप बैठे हो। ये स्ट्रैटिग्राफी में पढ़ाया जाता है। जियोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, ये सब उसके सब सब्जेक्ट हैं। जियोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि मिनरल कंपोजिशन क्या है। गोल्ड अगर मिलेगा तो किसके साथ मिलेगा, चांदी अगर मिलेगा तो किसके साथ मिलेगा। मतलब अगर आपको डायरेक्ट चांदी नहीं मिल रही है, आपको कुछ और मिल रहा है, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हाँ चांदी आसपास मिलना चाहिए, तो हम और खुदाई करेंगे और सर्च करेंगे। इसमें जियोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ा जाता है कि हमारी पूरी दुनिया में हज़ारों फॉल्ट हैं, हज़ारों दरारें हैं। अब ये भूकंप जो आते हैं वो दरारों पे ही आते हैं। फोल्ड है बड़े बड़े, चट्टानें मुड़ गई हैं, घूम गई हैं, और इन चट्टानों में ही ये ऑयल फंस जाता है जो आप निकाल रहे हैं ना गल्फ वाले, ये चट्टानों में ये फोल्ड में घुसा हुआ है सारा का सारा ऑयल। ये लोग फोल्ड ही ढूंढते हैं नीचे, उन्हीं में ऑयल मिलता है, हर जगह ऑयल नहीं मिलता। तो ये स्टडी होती है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। एक होता है पैलेंटोलॉजी में स्टडी करी जाती है फॉसिल की, जीवाश्म की। आज से करोड़ों साल पहले जो एनिमल्स हुआ करते थे, जो प्लांट्स हुआ करते थे, जो अभी अवेलेबल नहीं है, उनकी स्टडी करी जाती है पैलेंटोलॉजी में। डायनासोर खत्म हो गए,
डायनासोर को ख़त्म हुए 6.5 करोड़ साल हो गए। कैसे ख़त्म हुआ? एक एस्ट्रॉयड आया, उसने अर्थ को हिट किया, पूरी इकोलॉजी चेंज हो गई। डायनासोर के लिए जो जीने की जो चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, डायनासोर पूरी तरह से ख़त्म हो गई। ये 6.5 करोड़ साल पुरानी बात है। तो ये सब पढ़ी जाता है पैलेंटोलॉजी में। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। एक लाइव सब्जेक्ट है, मतलब जिसका आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरम पढ़ी, आपका उसका यूज़ कभी नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। पढ़ना नहीं, उसको भी पढ़ना है, बट ये आपको सारी चीज़ें लाइव, अभी ये चीज़ें बताइए, कभी आप एक हाईवे पे आप चले जाओगे, आपको इसमें से 4-5 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारा जियोलॉजी में है, बहुत सारे एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे। बस आपको करना क्या है, आपको इसमें ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इसमें पीएचडी होती है, इसमें एमफिल होती है। छोटे से दो, जैसे मैंने बोला था, मैंने एमटेक भी किया है रिमोट सेंसिंग में। एक रिमोट सेंसिंग भी एक सब्जेक्ट है, बहुत नया सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग सैटेलाइट से जो डेटा आता है, सैटेलाइट से जो इमेजेस आती हैं, उसकी स्टडी करते हैं। अभी मैं हर जगह तो नहीं जा सकता कि पानी कहाँ है, तो हमारे पास सैटेलाइट डेटा आता है। सैटेलाइट डेटा का हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उससे पता लगाते हैं कहाँ कहाँ पानी हो सकता है, कहाँ कहाँ घर बनाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ मैं कचरा डाल सकता हूँ, कहाँ कहाँ घर नहीं बनाना है, कहाँ कहाँ रोड बना सकता हूँ। यहाँ से रोड बनाऊँगा तो सस्ता पड़ेगा, यहाँ डैम बनाऊँगा तो पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा। ये सारी स्टडी करते हैं। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। सिटी की प्लानिंग करना है, कंट्री टाउन प्लानिंग करना है, उसमें रिमोट सेंसिंग का काम होता है। हैं तो अगर जहाँ आप 50 करोड़ लगा रहे हैं, वो 5 करोड़ में वो काम रिमोट सेंसिंग अगर हम यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। हमारे बहुत सारे सैटेलाइट हैं इंडिया के, जो मतलब हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली डेटा भेजते हैं, फोटोग्राफ के फॉर्म में भेजते हैं, डिजिटल फॉर्म में भेजते हैं। उनका हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसके, वो बहुत डिटेल्ड में उसका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस होता है, और फिर हम पता लगाते हैं कि कहाँ क्या है, और उससे ये प्लानिंग के लिए है पूरा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। विदेशों में बहुत डिमांड है, जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं। इंडिया में तो नो डाउट इसरो हो गया और जितने भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सब में GIS और रिमोट सेंसिंग की डिमांड है। बाहर तो पूछो ही मत। आज से मेरी बदकिस्मती है, क्योंकि मेरे को जो गवर्नमेंट जॉब मिला 2009 में मिला, और उसी टाइम मेरे को जद्दा में भी जॉब मिला था प्रोजेक्ट मैनेजर का। मैं जा नहीं पाया, मुझे थोड़ी होम सिकनेस है, घर छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जा नहीं पाया। नहीं तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी आज से 15-20 साल पहले मिली थी जाने की। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा जियोलॉजी के बारे में। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि जो हमारा हिमालय है वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, सबसे जवान पहाड़ है। इससे नया पहाड़ कोई नहीं है। ये आज भी बढ़ रहा है, 8 से 9 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। नर्मदा और जो तापी नदियां हैं, आप देखेंगे सारी की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। नर्मदा और तापी नदी दो ऐसी हैं जो अरेबियन सी में जाती है। उसका रीज़न ये है कि एक बहुत बड़ी दरार में बह रही है, बहुत बड़ा जॉइंट है और बहुत बड़ी दरार है, जो कि इसको अरेबियन सी में लेके जाती है, अरब की खाड़ी में लेके जाती है। आप बाकी सारी नदियां देखेंगे बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। आपको बताया कि जिस पे हम बैठे हैं ये 6.5 करोड़ साल पुराना डेक्कन ट्रैप है। डायमंड जो है, डायमंड जिस पत्थर में बनता है उसको किम्बरलाइट बोलते हैं। डायमंड 6.5 करोड़ साल पहले बना है। आज जो हम हीरा जो हमको मिल रहा है वो ऐसा नहीं है 2-4 हज़ार साल पहले, करोड़ों साल पहले बना है डायमंड। करोड़ों, 5 करोड़ 6 करोड़ साल पुराना बना है। एक छोटी सी चीज़ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताऊंगा, बस ख़त्म करता हूं मैं। आज जो हमारा इंडिया है लगभग 10 करोड़ साल पहले अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था। आपको नहीं पता होगा ये। 10 करोड़ साल पहले इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, इन सब से जुड़ा हुआ, सब जुड़ के एक गोंडवाना लैंड बना था। 5 करोड़ साल पहले ये टूटना शुरू हुआ, और टूटते टूटते इंडिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया और एशिया से जाके टकरा गया। जब एशिया से टकराया, ये एशिया प्लेट थी। एशिया प्लेट बहुत हार्ड है, इंडियन प्लेट थोड़ी सॉफ्ट है, तो ये चढ़ना शुरू हो गया।
जब चढ़ना शुरू हो गया तो पहाड़ बन, पहले यहाँ पर एक समुद्र था। आप अभी भी देखेंगे तो हिमालय पर्वत के ऊपर समुद्र के जीवाश्म मिलते हैं, मछलियों के जीवाश्म मिलते हैं। आप सोचोगे कि 8,000 फीट या 8,000 मीटर पे कहाँ से मछलियाँ आ गई। तो ये चढ़ना शुरू हुआ और आज तक चढ़ रहा है, हर साल 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर चढ़ रहा है, और इसलिए इसको सबसे यंगेस्ट माउंटेन बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी आपके काम की होगी। आप अपने बच्चे को इनकरेज करिए कि इस फील्ड में जाएं, और अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।